1945 का समय था। हेलमुट नाम का एक जर्मन लड़का अपने बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ सोच रहा था कि तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ सुनाई देने लगी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। उसके पिता उसकी माँ को पूछ रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को जहर देना चाहिए या अकेले ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र हमारे साथ वही बर्ताव करेंगे जैसा हमने यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन हेलमुट के पिता उसे लेकर बाग में घूमने गए। ये आखिरी ऐसा मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया था। दोनों ने खूब सारे मजे किए और एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। पर कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वो पल अभी भी जिंदा था जब उसके पिता की खून से भरी वर्दी को उनके घर के आंगन में ही जला दिया गया। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ था उस बात से उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 सालों तक वो ना तो ठीक से खा पाया और ना ही ठीक से सो पाया। उसको ये डर हमेशा सताता कि कहीं उसकी माँ भी उसे जहर देकर मार ना दे। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पिता नाजी थे, मतलब अडोल्फ हिटलर के सेना में एक सैनिक थे। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। वो पूरे यूरोप पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। आपने ये तो सुना ही होगा कि नाजियों ने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नाजीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं था। ये दुनिया की एक ऐसी विचारधारा थी जिसने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि नाजीवाद का मतलब क्या था और इसमें हिटलर का उदय कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिया चैनल पर। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध छेड़ दिया। दुनिया की सभी बड़ी बड़ी ताकतें ये सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी जीत हासिल होगी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोपियन देशों को इसका आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शुरुआती दौर में जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके सफलता हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने जर्मनी को हराकर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहां पर एक नए गणराज्य की स्थापना की, लेकिन यहाँ का नया गणराज्य जर्मनी के बहुत से लोगों को रास नहीं आया। लेकिन मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता को माननी पड़ी। इस संधि के तहत जर्मनी को तकरीबन 10 से 13% आबादी वाला भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क को सौंपना पड़ा। जर्मनी की रही सही ताकत को खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उन्हें अपनी सेना तक रखने से इनकार कर दिया और युद्ध में हुई सारी तबाही का जुर्माना जर्मनी पर थोप दिया। साल 1924 से लेकर तो 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यहाँ की स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जिस यूरोप को कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहा जाता था, युद्ध खत्म होते ही वो कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। जब साल 1929 में अमेरिका का शेयर बाजार क्रैश हो गया तो जर्मनी को मिलने वाली आर्थिक मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट आने लगी और वहाँ के लोगों ने अपने शेयर्स बेचना शुरू किया। 1929 से लेकर तो 1932 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई थी। फैक्ट्रियां बंद पड़ने लगी थी और निर्यात गिरती जा रही थी। किसानों के हालात खराब थे और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिका में आई इस आर्थिक मंदी का असर पूरी दुनिया पर पड़ा और जर्मनी भी इससे बच नहीं पाया। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार हो गए या उनके वेतन में काफ़ी गिरावट आ गई। जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच चुकी थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे थे जो कोई भी काम करने को तैयार थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही थी।
राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी गलतियां थी जिस वजह से यहाँ का गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में गहराते इस संकट ने हिटलर को सत्ता में पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया और आगे जाके हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया। Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. 1989 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मा एडोल्फ एक मध्यम वर्ग के परिवार से आता था, जो अपने परिवार का चौथा बच्चा था। उसका स्कूल की पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। उसे स्कूल की पढ़ाई फिजूल की बातें लगती थी, जिसके कारण उसके और उसके पापा के बीच हमेशा अनबन होती रहती थी। हिटलर ने 8 साल की उम्र में ही सिंगिंग के लेसन लेना शुरू किया, जिससे वो चर्च में गाने गाने लगा। इसी समय उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और उसने अपने छोटे भाई एडमिन को खो दिया, जिसका उसकी ज़िंदगी पर काफ़ी गहरा असर पड़ा। समय के साथ साथ हिटलर चेंज होता चला गया और आगे जाके वो एक ऐसा लड़का बनता गया जो केवल अपने आप में ही खुश रहने लगा था। उसे जर्मनी के लोगों से काफ़ी लगाव था, जिस वजह से उसने जर्मन हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया। भाई के मौत के 3 साल बाद उसके पापा की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि पापा के जाने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी हिटलर के कंधों पर आ चुकी थी और उसकी माँ की तबीयत भी दिन ब दिन खराब रहने लगी थी। उसकी लाइफ में सब कुछ चल ही रहा था कि तभी उसे खराब परफॉर्मेंस के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। अब इन बातों से हिटलर काफ़ी परेशान रहने लगा था कि तभी एक दिन उसके माँ की भी मृत्यु हो गई। अब वो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। उसके पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए खाना। वो दर दर काम के लिए भटकने लगा, जिसके बाद उसे एक जगह पर एक लेबर का काम मिला। बाद में उसने अपनी पेंटिंग की कला का इस्तेमाल करके पेंटिंग बेचना शुरू किया। जीने और पेट भरने के लिए जो भी करना पड़ता उसने वो सब कुछ किया। फिर साल 1913 में हिटलर को अपने पापा की संपत्ति का बचा कुचा हिस्सा मिल गया, जिसके बाद वो जर्मनी चला गया। जर्मनी आने के बाद उसने अपने लिए काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन रोजी रोटी का कोई जरिया ना होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया। भर्ती के बाद उसने आखिरी मोर्चे पर एक संदेशवाहक का काम किया। बाद में कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। लेकिन जर्मनी की हार से वो पूरी तरह से टूट गया और वर्साई की संधि ने तो उसके अंदर की नफरत को और बढ़ावा दिया। फिर साल 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली और धीरे धीरे इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी का नाम दे दिया। इसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। साल 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने के लिए और बर्लिन पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस योजना में वो असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। 1930 के पहले से ही नाजी पार्टी के लोग जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, लेकिन जब यूरोप में महामंदी का दौर आया तो नाजियों ने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। जैसे कि हम पहले ही देख चुके थे कि 1929 के बाद से बैंक दिवालिया हो चुके थे और काम धंधे बंद होते जा रहे थे। मध्यम वर्ग के लोगों को लाचारी और भूखमरी का डर हमेशा सताता था कि तभी नाजियों के प्रोपोगंडा में उन्हें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देने लगी। साल 1928 में नाजी पार्टी को सांसदीय चुनाव में महज 3% वोट मिले थे, लेकिन 1932 आते आते इन वोटों की संख्या 37% हो गई और नाजी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। ये नंबर अन्य किसी पार्टी के द्वारा प्राप्त किए गए वोटों में से सबसे ज़्यादा था। हिटलर और नाजियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ काम करने से मना कर दिया, जिस कारण नवंबर 1932 में जर्मनी में फिर से इलेक्शन हुआ। इस बार नाजी पार्टी के वोट गिरकर
33% हो गए। हालांकि ये अभी भी किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में अधिक थे। हिटलर ने जर्मन राष्ट्रपति से चांसलर नियुक्त करने की मांग की, लेकिन राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने शुरू में इस मांग का विरोध किया। लेकिन फिर उन्होंने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर घोषित कर दिया। जनवरी 1933 में हिटलर तुरंत तानाशाह नहीं बना। जब वो चांसलर बना था तब भी जर्मनी का लोकतांत्रिक संविधान प्रभाव में था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए हिटलर ने राजनीतिक सूत्रों को बदलना शुरू कर दिया। उसके नाजी नेता लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल करने लगे। अगस्त 1934 में जब राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई तो हिटलर ने खुद को जर्मनी का फ्यूहरर यानी नेता घोषित कर दिया। तभी से हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया। वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी और जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे। उसका वादा था कि वो बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। वो अपने हर भाषणों में आश्वासन देता कि वो अपने देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। इससे जर्मनी की जनता काफ़ी प्रभावित हो चुकी थी। दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे नाजियों ने देश के अन्य लोगों पर अत्याचार किए और हिटलर ने कैसे पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के खाई में धकेल दिया। तब तक के लिए जय हिंद।